कर दो स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने कल के विषय में पढ़ा था कि पर रूप संधि और पूर्व रूप संधि, आशा करते हो आपको समझ आ गया होगा। फिर भी एक बार मैं आपको नाम से बता देती हूँ कि पर रूप क्या होता है। कि पर जैसा रूप हो जाए, दूसरे जैसा, दूसरे पद का जो रूप था वैसा रूप हो जाए, उसे क्या कहेंगे हम? पर रूप संधि। जैसे किया था पर प्लस एजते प्रेजते, तो यहाँ पर के ए का रूप किसके समान हुआ? एजते के ए के समान हुआ, ना कि पर के ए के समान हुआ। इसलिए इसको क्या कहा गया है? पर रूप संधि। और पूर्व रूप संधि का अर्थ क्या है? पूर्व पहले वाले के समान जिसकी अवस्था हो जाए, पहले के समान जिसकी दशा हो, तो वो क्या कहलाती है? पूर्व रूप संधि। जैसे हमने कहा था हरे प्लस आओ हरे, तो यहाँ पहले पद का अंतिम वर्ण ए था तो ए ही रहा वैसे का वैसा, और ए अव का जो ए था उसका प्रयोग किसके समान हुआ? अवग्रह चिन्ह के रूप में। ठीक है, अवग्रह चिन्ह यानी कि जो एस जैसा साइन होता है वो क्या कहलाता है? अवग्रह चिन्ह कहलाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए जहाँ भी अवग्रह चिन्ह दिखाई दे जाएगा तो वहाँ कौन सी संधि होगी? पूर्व रूप संधि होगी। और पर रूप संधि जैसे प्रेजते, उपोस्ति, इस तरह के आप उदाहरण देखोगे तो ही क्लियर हो पाएगा बेटा, क्योंकि गुण संधि और इसमें पर रूप संधि में एक जैसे उदाहरण होते हैं। जहाँ गुण संधि का विरोध हो जाता है, वहाँ निषेध हो जाता है गुण संधि का, वहाँ क्या होती है? ये सॉरी, उदाहरण तो आपको दिखाई देंगे वहाँ गुण संधि के समान। जैसे प्रेजते ए आया, मैंने आपको बताया था कि जहाँ ए आए या ओ आए है, अर आए या अल आए, तो वो कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। लेकिन जो विच्छेद होएगा वो क्या होएगा? वृद्धि संधि के समान होएगा। जैसे पर प्लस एजते, तो ए को यहाँ क्या होना चाहिए था? आई वृद्धि आदेश होना चाहिए था, लेकिन वहाँ उसका निषेध करके, उसको रोक करके क्या हुआ है? पर रूप संधि हुआ है। तो इसलिए आपको उदाहरण देख करके प्रैक्टिस करनी होगी बुक से, तभी आप इनमें क्या कर पाओगे? अंतर कर पाओगे कि कहाँ वृद्धि होगी और कहाँ पर रूप संधि होगी। ठीक है, तो इस प्रकार आज हम उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए करेंगे व्यंजन संधि। तो आपको पता होना चाहिए व्यंजन संधि किसे कहते हैं। जैसे स्वर संधि में तो क्या था? स्वरों का मेल था, लेकिन व्यंजन संधि में क्या होता है कि जब पहले पद का, प्रथम पद का अंतिम वर्ण कोई व्यंजन हो, व्यंजन वर्ण हो, ठीक है ना, व्यंजन वर्ण हो, और दूसरे पद का प्रथम वर्ण स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। स्वर या व्यंजन के कारण जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया यहाँ सत प्लस जन सज्जन, तो यहाँ क्या परिवर्तन हो गया? यहाँ तय को जय हो गया, तय को क्या हो गया? जय हो गया। रूप क्या बन गया हमारा? सज्जन। तो देखो व्यंजन कैसे आया यहाँ अंत में? क्योंकि तय हमारा हलंत है, अगर तय यहाँ पूरा होता तो अंत में स्वर होता, लेकिन हलंत होने के कारण ये क्या है? व्यंजन वर्ण है। हल है अंत में जिसके, तो वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं, हलंत भी कहा जाता है। फिर आगे जैसे स्वर संधि में तो हमने बताया था कि स्वर संधि के मूल रूप से 5 भेद होते हैं और 2 अन्य भेद और हैं। वैसे तो एक प्रकृति भाव संधि भी होती है बेटा, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में 5 मुख्य भेद थे, हैं? कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, और 2 अन्य भेद थे, पर रूप संधि और पूर्व रूप संधि। ठीक है, तो व्यंजन संधि के बेटा कोई भी भेद नहीं होते हैं। व्यंजन संधि किसके अनुसार चलती है? नियमों के अनुसार चलती है। नियम अनेक है, नियम सभी
आचार्यों ने सभी ने अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सहूलियत के अनुसार नियम बनाए हैं, जो भी जैसे घटा। तो नियमों की भी कोई निश्चित संख्या नहीं है। और व्यंजन संधि के अगर आपसे भेद पूछे जाए तो व्यंजन संधि के भेद नहीं होते। व्यंजन संधि के क्या है? नियम। तो आज हम पहले नियम के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे संधि हो। ठीक है, तो पहला नियम क्या है कि जब पहले पद का अंतिम वर्ण जब पहले पद का अंतिम वर्ण कै च ट पै के बाद पहले पद के अंतिम वर्ण कै च ट ट पै के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या य, र, ल, व, है या कोई स्वर आ जाता है। क्या कि जब पहले पद का अंतिम वर्ण क्या हो? वर्ग। 5 वर्ग होते हैं बेटा संस्कृत वर्णमाला में। कौन कौन से? कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग। एक वर्ग में 5 वर्ण हैं जिनको हम क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन कहते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो वही यहाँ का है कि अगर पहले पद के अंत में क्या आ जाए? वर्ग का प्रथम वर्ण आ जाए, कै च ट त पै, और दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या हो? या तो वर्ग का कौन सा? तीसरा या चौथा वर्ण हो। जैसे कै वर्ग का तीसरा वर्ण क्या हो गया? ग और घ चौथा हो गया। ग कौन सा है? तीसरा, और घ चौथा वर्ण हो गया। च वर्ग का ज और झ तीसरा, चौथा। फिर ट वर्ग का है तो ट वर्ग का ढ ड। ठीक है, त वर्ग का द ध, पै वर्ग का ब भ। तो ये वर्ण हो या फिर य, र, ल, व, है हो, इनमें से कोई भी एक हो बेटा। या तो वर्ग का तीसरा वर्ण मिलेगा या चौथा वर्ण, या फिर य, र, ल, व, है, या फिर कोई भी स्वर हो। 13 के 13 स्वरों में से कोई भी स्वर हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का क्या हो जाता है? तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ, वागीस। तो यहाँ वाक प्लस ईस, यहाँ कै वर्ग कै आ गया, पद के अंत में कै आ गया, और यहाँ क्या आ गया? स्वर आ गया, ईस। तो यहाँ हमारी डेफिनेशन कह रही थी ना, कोई भी स्वर आ जाता है तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का, कौन से वर्ग का? यहाँ कै है ना, तो कै वर्ग का ही तीसरा वर्ण होएगा। कै वर्ग का ही तीसरा वर्ण होएगा। तो कै वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होएगा? ग। तो हमारा रूप क्या बन जाएगा? कै को ग कर देंगे और रूप बन जाएगा वागीस। फिर देखो दिया अजंत, अच प्लस अंत। क्या? अच प्लस अंत। अच, यहाँ जय देखो किसको हुआ? च को, और अंत का ए स्वर आ गया तो क्या हो गया? अच प्लस अंत। च वर्ग का तीसरा वर्ण क्या बनेगा? ज। और जब इसका संयोग करेंगे तो हमारी संधि क्या हो जाएगी? अजंत। फिर है दिगंबर, दिक प्लस अंबर। यहाँ पद के अंत में क आ गया और दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या आ गया? स्वर आ गया। स्वर आ गया तो इसको कै को क्या हो जाएगा? कै वर्ग का ही तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो कै वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है? ग होता है। तो क्या बन गया हमारा? कै को ग करने के बाद दिगंबर। कै आधा है तो ग भी आधा होएगा बेटा, और इस स्वर से पूरा होएगा वो। ठीक है, तो और अन्य उदाहरण जैसे आपको ये व्यंजन संधि कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद क्या वैसे ही पीडीएफ बना करके मैं भेजूंगी जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप कमेंट मतलब आप मैसेज पर भी पूछ सकते हो। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।